Today I want to explain my topic on the same soil, which is make the biggest fundamental issue of the world. So I want to prefer Hindi language to explain my topic in an emotional way. तो अगर बात की जाए मिट्टी की, तो मिट्टी ही वो जगह है जो उन सभी पनपते जीवों के कारण, अर्थात उन सभी अनाश्रित जीवों के कारण जिससे हमें भोजन मिलता है, अर्थात जानवर जिंदा रहते हैं। ये सब कुछ उस क्षेत्र की मिट्टी पर निर्भर करता है। अगर उस क्षेत्र की मिट्टी गुणवत्ताहीन हो जाएगी, अर्थात कई मायनों में हमने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। अगर बात की जाए मिट्टी के निर्माण पर, तो मुख्यतः मिट्टी का निर्माण में मुख्यतः भूमि का चट्टानों की होती है, अर्थात मिट्टी का निर्माण मुख्यतः एक तरह से बोल सकते हैं चट्टानों के कारण होता है। अगर रेत में कुछ कार्बनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इंक्लूड कर दिया जाए, अगर रेत में कुछ कार्बनिक या ऑर्गेनिक पदार्थ को इंक्लूड कर दिया जाए तो एक रेत मिट्टी में कन्वर्ट हो सकती है। साथ ही अगर उस मिट्टी से पुनः उन सभी ऑर्गेनिक या कार्बनिक मटेरियल्स को बाहर निकाल लिया जाए तो मिट्टी पुनः रेत में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक रेत को मिट्टी में परिवर्तित किया जा सके, क्योंकि मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया एक बहुत जटिल तथा एक लाखों वर्षों की अभिक्रियाओं के अंतर्गत संपन्न होती है, जिसमें मुख्यतः भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया व मुख्यतः जैविक अभिक्रिया भी सम्मिलित है। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो मिट्टी के निर्माण में मुख्यतः 5 अवयव सम्मिलित होते हैं, जिसमें से रॉक, सैंड, स्लिट, क्ले एंड ह्यूमस है। अगर बात की जाए रॉक पर, तो रॉक जो कि चट्टानों से प्राप्त होती है। स्पष्टतः इस प्रकार की मिट्टी चट्टानों से प्राप्त होती है जो कि विभिन्न ज्वालामुखी या विभिन्न आपदाओं जैसे भूकंप के कारण चट्टानों का ह्रास होकर भूमि पर गिरना है, जिसके कारण रॉक जैसी मिट्टी प्राप्त होती है। इस प्रकार की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। हाँ, लेकिन जो मिट्टी है वो रॉक से प्राप्त हुई है, तो स्पष्टतः इसमें मिनरल्स है वो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होंगे। इसी प्रकार बात की जाए सैंड, स्लिट एंड क्ले, जो कि एक तरह से मिट्टी का ही रूप है, जो कि मुख्यतः इसमें जो भागीदारी है वो चट्टानों की ही होती है, क्योंकि सैंड, स्लिट एंड क्ले भी मुख्यतः चट्टान का ही रूप होता है। लेकिन विभिन्न जैविक घटक व अवयवों के समायोजन के कारण ये परस्पर एक दूसरे से भिन्न होती है। सबसे लास्ट में अगर बात की जाए ह्यूमस, जो कि मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है, जो कि मिट्टी को पर्याप्त गुणवत्ता व उर्वरक क्षमता प्रदान करता है। इसका निर्माण मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, मृत जीवों के शरीर है तथा बायोमास कीड़े, जिसके कारण इसका निर्माण होता है। ह्यूमस के कारण मिट्टी की गुणवत्ता व इसकी उर्वरक क्षमता बनी रहती है, लेकिन कुछ आगामी सालों से हम निरंतर इसकी गुणवत्ता में कमी कर रहे हैं, अर्थात इसको प्रदूषित कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है हमारे द्वारा की गई अनियमित खेती, अर्थात वर्तमान में की गई खेती है, अत्यधिक मात्रा में उपयोग किए गए पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स व अन्य घरेलू उपयोग जो कि काम में नहीं आ रहे उनका मिट्टी पर वहन करना है। चूँकि मिट्टी एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसके संदर्भ में पेस्टिसाइड्स जिसमें है DDT है, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन्स है, अमोनियम फास्फेट्स है व इत्यादि DDT सम्मिलित है। क्योंकि मिट्टी का विनाश कगार पर है, इसके संदर्भ में ईशा फाउंडेशन, क्योंकि मिट्टी का विनाश कगार पर है, इसके संदर्भ में ईशा फाउंडेशन अर्थात सदगुरु द्वारा मार्च 2022 में सेव सॉइल नाम का अभियान जो कि प्रोसीड किया गया, जिसमें मुख्यतः उन्होंने 24 देशों में लगभग 24 देशों में 30,000 किलोमीटर की यात्रा विद बाइक, मोटरसाइकिल के थ्रू उन्होंने तय की। उन्होंने प्रत्येक देश के नागरिक, अर्थात विभिन्न जिन देशों में उन्होंने भ्रमण किया, में उन्होंने प्रत्येक देश के नागरिकों के साथ मिलकर उन मिट्टी का विनाश के कगार पर अर्थात उसके संरक्षण पर टिप्पणी की, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर यह स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास अगर मिट्टी का विनाश इसी तरह चलता रहा तो हमारे पास केवल 80 से 100 फसलें ताकि कृषि योग्य भूमि रह जाएगी, अर्थात बोले तो 40 से 60 साल। चूँकि मिट्टी का विनाश कगार पर है, जिसमें इफेक्ट पड़ते हैं जो कि भूमि पर इफेक्ट पड़ते हैं अत्यधिक पेस्टिसाइड्स के उपयोग से। अगर हम भूमि पर अत्यधिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, अर्थात कीटनाशकों व रासायनिक खाद का, चूँकि अत्यधिक पेस्टिसाइड्स व कीटनाशक पदार्थ जब मृदा पर छिड़काव किया जाता है तो ये क्या करते हैं कि अंदर मृदा में जाकर उन सभी बायोमास कीड़ों का ह्रास कर देते हैं, उन सभी का विनाश कर देते हैं, जिनके कारण मिट्टी की गुणवत्ता क्षमता व उर्वरकता बनी रहती है। क्योंकि जब उन सभी कीड़ों का ह्रास हो जाएगा तो मिट्टी ना तो गुणवत्ता वाली रहेगी और ना ही उस पर हम अत्यधिक उपज प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह पेस्टिसाइड्स को अत्यधिक मात्रा में उपयोग से, यानी कि अत्यधिक मात्रा में उपयोग से भूमि बंजर, कठोर व कम उपजाऊ होती है, जिसका कारण हमारे जीवन में प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। इसी के साथ अगर बात की जाए प्लास्टिक्स की, प्लास्टिक्स जो कि एक
प्लास्टिक जो कि कार्बन से युक्त एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है जिसका सामान्यतः ह्रास नहीं हो सकता। तो प्लास्टिक्स के वजह से भी जो मृदा है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित होती है। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए इसके कंट्रोल के ऊपर, अर्थात क्योंकि अगर इसका विनाश हो रहा है तो इसका संरक्षण भी बहुत जरूरी है। अगर इसका संरक्षण सही समय पर नहीं किया गया तो एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम अपने आने वाली यानी भावी पीढ़ी को एक गुणवत्ताहीन मिट्टी प्रोसीड करेंगे, जिसके कारण वो एक मतलब बोले तो एक भोजन का अकाल जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अगर बात करें इसकी संरक्षण पर, तो इसका संरक्षण एक नागरिक मुद्दा है जो कि नागरिकों के द्वारा इजीली इसको संरक्षित किया जा सकता है, जिसमें से हम अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने के बजाय अत्यधिक मात्रा में जैविक खाद अर्थात अत्यधिक मात्रा में जैविक कीटनाशकों का पेस्टिसाइड्स का उपयोग करें, जिससे कि भूमि को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। इसी प्रकार उपयोग में किए गए प्लास्टिक जो कि हमारे उपयोग में नहीं होते, हम उन्हें वैसे ही अननोन पैलेस पर फेंक देते हैं, लेकिन वो अननोन पैलेस पर फेंकने के कारण वो मृदा को बहुत अत्यधिक मात्रा में पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अगर इन सभी प्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जाए, बार बार रिसाइकिल बिन में डाला जाए, जिससे कि इनको कांच के कंटेनरों में इनको रिसाइकिल के लिए पुनः भेजा जाए, तो हम कुछ हद तक मिट्टी का रोक सकते हैं। चूँकि मिट्टी का कगार एक बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जून को हुई सेव सॉइल आंदोलन में कॉन्फ्रेंस के जरिए स्पष्ट किया कि मिट्टी का संरक्षण, क्योंकि मिट्टी का विनाश जिस दर से हो रहा है उसका संरक्षण भी उसी दर से होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर गुणवत्ताहीन मिट्टी रहेगी तो हम कई मायनों में दुनिया को बर्बाद कर चुके होंगे। तो उन्होंने 5 जून को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि उसमें सम्मिलित सदगुरु भी थे, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम आने वाले समय में मिट्टी के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाकर तैयार करेंगे जो कि सभी जनता के लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा, व आने वाली भावी पीढ़ी एक गुणवत्ता वाली मिट्टी पर अपना जीवन यापन कर सके। तो इस तरह से उन्होंने अपना भाव प्रकट किया और उन्होंने काफ़ी हद तक जो कि पॉलीथीन का यूज हो रहा है पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मिट्टी का पॉल्यूट होना एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, साथ ही ये नागरिक मुद्दा भी है। अगर हम नागरिक मुद्दे बनकर इसको अगर पेश किया जाए तो कानून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कानून उसके समक्ष बनाया जाता है, हमारे समक्ष, हमारे प्रति कानून बनाया जाता है। अगर हम ही मिट्टी को संरक्षित करने लग जाए, अगर हम ही मिट्टी की गुणवत्ता को बनाने लग जाए, तो ना किसी कानून की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही किसी राजनेता को मंच पर आकर मिट्टी संरक्षण के बारे में अपने विचार प्रकट करने होंगे। तो इसी तरह फाइनली मैं अपने विचारों को समाप्त करके आपसे कहना चाहता हूँ कि मिट्टी का अगर संरक्षण सही समय पर नहीं किया गया तो एक भोजन जैसी अकाल समस्या, जो कि बहुत दर्दनाक साबित हो सकती है, का एक विकास हो सकता है। अगर हमें अभी से मिट्टी के बारे में नहीं सोचा गया तो मिट्टी पूर्णतः विनाश के कगार पर है। तो हमें मिट्टी को संरक्षित करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।